हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसके बिना इंग्लिश को ना पढ़ना समझना इम्पॉसिबल है। यदि इनका इस चैप्टर का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना बहुत कठिन होगा। इसलिए इस चैप्टर को, इंग्लिश के इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ये चैप्टर हमें इंग्लिश के ट्रांसलेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना हम इंग्लिश का ना तो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, ना तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। इसलिए इस इंग्लिश के चैप्टर यानी क्लास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं, जिससे आप लोग को इंग्लिश पढ़ना आसान बनाते हैं। देखिए, इंग्लिश को पढ़ने और समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वर्ब यानी क्रिया। यदि हमें इंग्लिश को पढ़ना या समझना है तो हमें पहले क्रिया का ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। बिना वर्ब के नॉलेज के बिना हम इंग्लिश को ना समझ सकते हैं, ना उसे पढ़ सकते हैं, ना उसके हम हिंदी से इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं, ना इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। इसलिए हमें ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले हमें इंग्लिश के वर्ड की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमें इस चैप्टर को यानी वर्ड के चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे हमें इंग्लिश पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगा और हमें ट्रांसलेशन करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। चलिए देखते हैं वर्ड। वर्ब VERB वर्ब यानी क्रिया। इंग्लिश में क्रिया क्या होती है? इंग्लिश में या किसी भाषा में जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, यानी उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी शब्द से, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वह शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताता है, माने वो किसी के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, वही क्रिया कराता है। अंग्रेजी में इस प्रकार कह सकते हैं, ए वर्ड इज ए वर्ड यूजिंग फॉर समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है, उसे क्रिया कहते हैं। यानी ए वर्ड इज ए वर्ड यूजिंग फॉर समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी ये किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया समझ लिए कि क्रिया किसे कहते हैं। यानी अब क्रिया कितने प्रकार की होती हैं हमें देखना है। क्रिया तो वैसे 4 प्रकार की होती हैं, यानी ट्रांसटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांसटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब यानी कनेक्शन वाली क्रिया, और एक्सलरी वर्ब यानी सहाय क्रिया। लेकिन वैसे हम माने तो क्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, यानी मेन वर्ब क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एक्सलरी या हेल्पिंग वर्ब, यानी एक्सलरी या हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जिसे कहते हैं, जो हमारे वाक्य को बनाने में सहायता करती हैं, ये मतलब इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जो मेन वर्ब का कार्य करती हैं। ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, एक्सलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी वर्ब यानी प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी वर्ब यानी प्राथमिक क्रिया, जो हमारी क्रियाएं पहले से ही इंग्लिश में प्रयोग होती आ रही हैं, उन्हें प्राइमरी वर्ब यानी प्राथमिक क्रिया कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के यानी 3 ग्रुप की होते हैं। बी ग्रुप की क्रिया होती हैं, डू ग्रुप की होती हैं, और हैव ग्रुप की 3 क्रियाएँ होती हैं, जो हमारी एक्सलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये 3 प्रकार की होती हैं। यानी देखिए, जैसे बी माने होना होता है। बी ग्रुप में इज यानी प्रेजेंट टेंस में इज प्रयोग होता है के लिए यानी एक वचन के लिए। आर प्रयोग होता है के लिए यानी बहुवचन के लिए। एम प्रयोग होता है आई के लिए यानी मैं के लिए। आई यानी मैं के लिए एम प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। बी का ये प्रेजेंट रूप है, यानी इज आर एम। ये बी का क्या है? प्रेजेंट रूप है, यानी इज माने है, आर माने है, और एम माने हूँ। ये बी ग्रुप का प्रेजेंट रूप है। वाज माने था या थी के लिए प्रयोग होता है। माने थे और थी के, यानी ये पास्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। ये भी बी के ग्रुप है, लेकिन बी का ये पास्ट रूप है। बी का कौन सा? ये पास्ट रूप है।
वाज माने था या थी, वेयर माने थे और थी। ये बी का पास्ट लूप है। अगर बी का प्रयोग फ्यूचर में करना हो तो बी के साथ बी लगता है, जिसका मतलब होगा, होगी, होंगे हो जाता है। और शैल बी का प्रयोग होगा, होंगे का प्रयोग होता है। अब इस आधुनिक युग में तो आई के भी साथ, आई वी के साथ भी शैल बी का ही प्रयोग अधिक हो जाता है, लेकिन पुराने इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल बी का ही प्रयोग होता है, इसलिए ये दोनों हो सकते हैं, विल बी और शैल बी। ये फ्यूचर टेंस में काम करते हैं। तो ये आपने जान लिया बी ग्रुप के इज, आर, एम जो प्रेजेंट टेंस में अनिल प्रयोग करते हैं, और वाज, वेयर जो पास्ट टेंस में, और विल बी और शैल बी फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। जैसे आप इज का प्रयोग करते हैं, वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज गुड बॉय, यहाँ इज का प्रयोग हो गया। हम गरीब लोग हैं, वी आर पुअर पीपुल, यहाँ आर का प्रयोग हो गया। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, यहाँ एम का प्रयोग हो गया। इस प्रकार वह किताब पढ़ रहा है, यानी फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका प्रयोग होता है, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग बुक, वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। इस प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका प्रयोग होता है। राम वन में घूम रहे थे, राम वाज वॉकिंग इन फॉरेस्ट, यानी ये पास्ट टेंस का प्रयोग हो गया। हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वी आर रनिंग ऑन द रोड, ये पास्ट टेंस का प्रयोग हो गया। इस प्रकार ये पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। विल बी, वह अच्छा खिलाड़ी होगा या बनेगा, तो ही विल बी गुड प्लेयर, मैं नेता बनूंगा, आई शैल बी लीडर, या तो आई विल बी लीडर भी हम इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार के बी ग्रुप का टेंस फ्यूचर टेंस में प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं डू ग्रुप का, यानी डू माने करना होता है। डू के भी रूप होते हैं, जैसे डू प्रेजेंट टेंस में डज या डू का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, और इसका पास्ट टेंस डिड हो जाता है। डू का पास्ट टेंस के रूप में डिड का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में होता है। अब जैसे इसका डज का प्रयोग होगा, राम खाना खाता है, राम खाना नहीं खाता है, यानी निगेटिव टेंस में इसका प्रयोग होता है, तो राम डज नॉट ईट फूड, हम दूध नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क। इस प्रकार इसका प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है डू डज का। और डिड का प्रयोग होता है, मैं स्कूल नहीं गया, यानी पास्ट के निगेटिव टेंस में होता है, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड गो टू स्कूल, वह खाना नहीं खाए, वे खाना नहीं खाए, ही डिड नॉट ईट फूड। इस प्रकार इसका डिड का पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। वे स्कूल नहीं जाते थे, ये भी रहेगा तो भी डिड का प्रयोग होता था, वे स्कूल नहीं जाते थे, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ऐसे भी यानी या ई, ए या ता था या ती थी या ते थे, तब भी डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता है। यहाँ जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे तो यानी वर्ब में क्या होता है, यस या ईएस जोड़ के बनाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल में ये नहीं जोड़ते हैं, इसी तरह बनता है। और पास्ट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये बन जाता है। अब जैसे वह पढ़ता है, तो ही रीड्स, वह जाता है, ही गोज, तो इस प्रकार होगा, वह पढ़ते थे, वे पढ़ते थे, तो ही रीड हो जाएगा। वे खाना खाए थे, वे खाना खाते थे, तो दे एट फूड, यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। अब इसका यानी प्राइमरी वर्ब का तीसरा ग्रुप हैव होता है। हैव का मतलब चुके हैं या पास हैं के लिए प्रयोग होता है, या किए हैं के लिए प्रयोग होता है, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास वाले वाक्यों में होता है। इसका यानी प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज का प्रयोग होता है, यानी बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग, और एक वचन के साथ यानी हैज का प्रयोग होता है, यानी प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो इसका पास्ट रूप हैड हो जाता है, पास्ट में इसका हैड के रूप में होता है, चुका था या पास था के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव पेन, यानी पास के लिए हो गया। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन फूड, इस प्रकार इसका हैव का प्रयोग होगा। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज ए वॉच, वह किताब पढ़ चुका है, ही हैज रीड बुक, इस प्रकार इसका हैज का प्रयोग होगा। उसके पास एक महल था,
तो ही हैड ए पैलेस, ए पास वाले के लिए होगा, वह दिल्ली जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार हैड का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमारे प्राइमरी वर्ब का यानी इंग्लिश में प्रयोग होता है। इस प्रकार इनका प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब, यानी जो ये भी हमारे एक्सली वर्ब के ही हैं मॉडल वर्ब, यानी क्रिया भाव उद्योग क्रिया, यानी इसे आधुनिक क्रिया भी कहते हैं, जो बाद में इनका प्रयोग किया गया, यानी बाद में इनको बनाया गया और इंग्लिश में इनका बाद में प्रयोग हुआ, इसलिए इन्हें मॉडल वर्ब या क्रिया भाव उद्योग क्रिया कहते हैं। जैसे कैन सकता है, सकता है, यदि सकता है कोई सामर्थ्य, कोई सामर्थ्य, कोई योग्यता दिखाता है अगर उसमें, तो सकता है अंत में तो कैन का प्रयोग होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। इस प्रकार इसी का कैन का पास्ट टेंस हो जाता है कुड, यानी पास्ट में कुड का प्रयोग होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ सकता था तो आई कुड रीड इंग्लिश। एक कैन और कुड का प्रयोग इस प्रकार होता है। मे और माई, मे का मतलब भी सकता है होता है। इसका प्रयोग किसी संभव कार्य को दिखाने के लिए होता है जो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे कार्यों में मे का प्रयोग हो। जैसे यह आज्ञा मांगने के लिए इसी से मे का प्रयोग हो। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आई में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। इस प्रकार वह परीक्षा पास हो सकता है, ही में पास एग्जामिनेशन। इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। और इसी का पास्ट टेंस हो जाता है माइट, पास्ट में इसका माइट रूप हो जाता है। नहीं सकता था, क्या मैं अंदर आ सकता था, माइट कम इन। क्या वह परीक्षा पास हो सकता था, तो ही माइट पास एग्जामिनेशन। इस प्रकार इसका पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग होगा। शैल, शैल का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में गागी के रूप में होता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो आई शैल ईट फूड। इस प्रकार होगा। या तो बी के साथ सिंपल टेंस में इसका होता है रूप शुड, यानी शैल का एक पास रूप होता है शुड, चाहिए के अर्थ में होता है, यानी किसी को सलाह देना हो, यानी एडवाइस देना हो, तो यहाँ शुड का प्रयोग है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें फल खाना चाहिए, यू शुड ईट फ्रूट। इस प्रकार शुड का प्रयोग होता है। विल भी गागी के लिए एक क्वेश्चन सहायक क्रिया के, यानी आई और वी को छोड़कर सभी कर्ता के साथ का प्रयोग होता है, लेकिन आई और वी के साथ भी इस समय हो सकता है गागी के लिए। इसका ऊपर होता है हुड, हुड का भी प्रयोग किसी चाहिए वाले के अर्थ में होता है या कोई शर्त वाले वाक्यों में होता है हुड का प्रयोग। आर्ट टू का प्रयोग यानी नैतिकता के लिए होता है। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, यू आर्ट टू सर्व डियर पेरेंट्स। मस्ट का प्रयोग, मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है, अवश्य चाहिए, जो काम आवश्यकता हो, जरूरी हो करना, वहाँ मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें अपना किताब अवश्य पढ़ना चाहिए, तो यू मस्ट रीड बुक। इस प्रकार ये हमारे मॉडल वर्ब हो गए। और ये हमारे एक्सली वर्ब में यानी प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब प्रयोग किस प्रकार होते हैं। इनका ज्ञान आपको इंग्लिश पढ़ने में वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप इनका ज्ञान रखते हैं तो इंग्लिश को 60 से 70% आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। अब देखते हैं मैन वर्ब क्या होता है इंग्लिश में। मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, जाना, उठना, बैठना, सोना, भागना, ये सब क्या होती हैं, मुख्य क्रिया होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, यानी स्ट्रांग वर्ब यानी जटिल क्रिया, यानी जो बहुत कठिन होती हैं, जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बदलते रहते हैं, यानी बदल कर बनते हैं। और वीक वर्ब यानी सरल क्रिया, जो आसान होती हैं, थोड़ा सरल होती हैं, जो इनके फर्स्ट और सेकंड बहुत आसानी से बनते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, लेकिन इन्हें इस क्लास में पूर्ण रूप से समझाना असंभव है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे आप लोग को विस्तार से बनाना पड़ेगा एक अलग वीडियो में। मैं कभी इस पर आधारित आप लोग को अलग से वीडियो लाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। जैसे स्ट्रांग वर्ब होता है राइट। राइट देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है WRIT है, तो यहाँ रोट हो जाता है। इसका सेकंड फॉर्म WROT रोट, यानी थर्ड फॉर्म WRIT ईयर। यहाँ वर्ब को बदलने से यानी वर्ब बदल जाता है, तो इसे ही स्ट्रांग वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड एट हो जाता है, थर्ड इटेन, ये क्या है, स्ट्रांग वर्ब है। जैसे फ्लाई, इसका सेकंड फ्ले हो जाता है, थर्ड फ्लाई हो जाता है, ये भी स्ट्रांग वर्ब है। जैसे सेल, शोल्ड, शोल्ड, ये सब क्या है, स्ट्रांग वर्ब होते हैं ऐसे। और ये वीक वर्ब होते हैं, जैसे कुक, देखिए आसान है। ये बाथ, बाथ है। क्लाइंब, क्लाइंड,
रीड तीनों फॉर्म होता है, सख्त तीनों फॉर्म होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सरल होती है, इसलिए इन्हें वीक वर्ब कहते हैं। ये हमारी अंग्रेजी की वर्ब हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ने में मदद करेंगी और हमारा सहयोग करेंगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये इंग्लिश के वर्ब का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि आप ये वर्ब की क्लास बढ़िया से देख लिए और समझ लिए तो इंग्लिश आपको कम से कम 60 से 70% समझने में आसानी होगा और इंग्लिश को आप आराम से समझ सकते हैं और ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यदि आप लोग को इंग्लिश और मैथ एकदम बेसिक से पढ़ना है, अगर आप इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू क्लास से जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। अब मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।